अगर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में जो अरेस्ट वारंट के टाइम पे यूज आते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो आज हमारे इस वीडियो के अंदर टॉपिक है अरेस्ट वारंट से आप कैसे बच पाएंगे। सबसे पहली बात, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम बात इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे वो सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होगी जिनके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा हो, झूठी एफआईआर दर्ज हुई हो, या फिर कोई झूठे केस के अंदर किसी इनोसेंट बंदे को फंसाना चाहता हो, उसको जेल में उसको जेल करवाना चाहता हो झूठे केस के अंदर और वो बंदा इनोसेंट है, तो उस बंदे के खिलाफ ही ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर वो यूज में आएंगे। क्योंकि कोई भी क्रिमिनल जो है उसके लिए तो कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, उसको तो डिफेंस मिलेगा नहीं कि कोई बंदा क्राइम करके आ रहा है और उसको क्राइम करते हुए भी हम बचा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई भी बंदा इनोसेंट है, वो अपने आप को प्रूव करेगा इनोसेंट, उसके लिए ही ये वारंट अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा तो वो कैंसिल हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको वारंट का मतलब पता होना चाहिए कि वारंट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात, दो तरीके के वारंट होते हैं, पहला बेलेबल वारंट, दूसरा नॉन बेलेबल वारंट। अगर आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करा गया है कोर्ट की तरफ से तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, कोर्ट एक ऑथराइजेशन देता है पुलिस ऑफिसर को कि आपको इस बंदे को अरेस्ट करके लाना है और इस टाइम पे कोर्ट में पेश करना है, तो वो ऑथराइजेशन जो है वो एक होता है वारंट। अब कोर्ट की मर्जी होती है वो बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट है। मर्जी नहीं, वो जो ऑफेंस किया होता है उसके जो लाइबिलिटी होती है उसके बिहाफ पे कोर्ट डिसाइड करता है कि ये बेलेबल वारंट इशू करा जाना चाहिए, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाना चाहिए। अगर कोर्ट जो है बेलेबल वारंट इशू करता है, यानी कि बेलेबल वारंट की ऑथराइजेशन पुलिस ऑफिसर को देता है कि इस बंदे को अरेस्ट करके लाओ और इस टाइम पे पेश करो, तो बेलेबल वारंट के अंदर कोर्ट जो है एक रिस्पेक्टिव अमाउंट उस बेलेबल वारंट के ऊपर लिखेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास बेलेबल वारंट है आपके खिलाफ और पुलिस ऑफिसर आपके घर पे पहुंचते हैं बेलेबल वारंट लेके, तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहली बात, पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन में नहीं ले जा सकते हैं। किसी वजह से अगर पुलिस ऑफिसर जो है आपको पुलिस स्टेशन ले भी जाते हैं तो आपको लॉकअप के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस बंदे के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया जाता है तो उसको बोला जाता है कि आपको ये जो रिस्पेक्टिव अमाउंट वारंट के अंदर लिखा हुआ है ये आपको पे करना पड़ेगा। अब ये बंदा पे क्यों करेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट के अंदर या कोई भी एक केस चल रहा होगा उसी वजह से तो आपको बेलेबल वारंट जारी किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट ने उस बंदे को कभी भी बुलाया जिस बंदे के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया है, उस बंदे को कभी भी कोर्ट के अंदर बुलाया पेशी के टाइम पे कि आपकी हमारे को जरूरत है, आप कोर्ट के अंदर आओ और जो हम क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका जवाब देना, तो अगर कोर्ट ने किसी भी टाइम बेलेबल वारंट जारी करे होने वाले बंदे को बुलाया होता है और वो बंदा नहीं आता है, तो ऐसे केस के अंदर जो पैसा, जो सिक्योरिटी अमाउंट बेलेबल वारंट के अंदर डिसाइड करा था और वो बंदे ने पे करा था, तो वो पैसा जो है वो सीज कर दिया जाता है, वो जब्त कर लिया जाता है। अगर वो बंदा जो इसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है वो कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचता है जब उसको कोर्ट ने बुलाया था कि आपकी हमें जरूरत है केस के अंदर। पहली बात, ये बेलेबल वारंट का आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। ना तो पुलिस आपको अरेस्ट कर पाएगी, ना पुलिस जो है आपको पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। अगर बाई चांस पुलिस स्टेशन में ले जाती है तो आपसे वहां पे एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराया जाएगा और बताया जाएगा कि जो बेलेबल वारंट का जो एक रिस्पेक्टिव अमाउंट है, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, वो अमाउंट आपको कब, कहां और किसको देना पड़ेगा वो आपको पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म कर देंगे। और वो अमाउंट किस लिए दिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो जो एक्यूज है, जिसके खिलाफ, एक्यूज नहीं बोलेंगे हम क्योंकि अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके बंदे के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया है और वो बंदा उस टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंचता है, उस तारीख पे नहीं पहुंचता है, तो जो अमाउंट उसने पे करा था बेलेबल वारंट का वो जब्त कर लिया जाता है। दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, नॉन बेलेबल वारंट की, इसी की सारी कहानी होती है। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है कि आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, यहां पे आपको बिल्कुल भी बचाया नहीं जाएगा। अब इस केस के अंदर नॉन बेलेबल वारंट में आपको डरने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको
लीगल नॉलेज है, आपके पास एडवोकेट अच्छा है, तो आपको तब भी जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि कानून के अंदर अगर आप इनोसेंट हैं तो आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। क्योंकि लेकिन एक बात आती है, आपके पास एडवोकेट अच्छा होना चाहिए जो अच्छी नॉलेज रखता हो, एज एन लीगल एडवाइजर करने वाला आपके पास पर्सन अच्छा होना चाहिए। तो इसके अंदर दूसरी मैंने बात बताई है नॉन बेलेबल वारंट। अगर आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है तो आपके पास 5 बातें हैं जो आप अपने आप को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर सबसे पहली बात आती है सेक्शन 438 सीआरपीसी की मदद ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है ये जो सेक्शन 438 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है, या तो आप हाई कोर्ट में लगाओ या फिर आप कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ये एप्लीकेशन लगाओ एंटीसिपेटरी बेल की। इसका मतलब होता है कि जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट अभी जारी होने वाला होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं अभी हुआ नहीं है, नॉन बेलेबल वारंट, उसको लगता है कि मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ सकती है क्योंकि एक बंदा मेरे खिलाफ झूठा केस बना रहा है, झूठी एफआईआर बना रहा है और ऐसा केस बना रहा है जिसमें नॉन बेलेबल वारंट मेरे खिलाफ बनेगा और मुझे अरेस्ट करके पुलिस ले जाएगी झूठे केस के अंदर। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सबसे पहली बात, आप सेक्शन 438 सीआरपीसी की मदद लेंगे, हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे, जज के सामने आप जज साहब को कन्विंस करेंगे, जज साहब मैं इनोसेंट हूं, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिसके खिलाफ मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू होना चाहिए, लेकिन कोई मेरे खिलाफ झूठा केस बनाना चाह रहा है फिर भी, ताकि मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट आ जाए और मेरे को अरेस्ट कर लिया जाए। तो आप मुझे जो है सेक्शन 438 सीआरपीसी की मदद से एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दे दीजिए, मेरे अगेंस्ट मेरे फेवर में आप जजमेंट पास कर दीजिए ताकि मैं एंटीसिपेटरी बेल होल्डर हो जाऊं और कोई मुझे पुलिस ऑफिसर जो है झूठे केस के अंदर अरेस्ट करना चाहे तो मैं उसको बचा सकूं, अपने आप को बचा सकूं। तो इसके अंदर अगर जज साहब को आपकी बात लगती है कि हां आप सच बोल रहे हैं और वाकई आप जो है इनोसेंट हैं, आपके खिलाफ कोई सच्ची में झूठा केस बनाना चाह रहा है और आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराना चाह रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट जो है जजमेंट दे देगा आपके फेवर में और आपको एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन और जजमेंट आपके फेवर में जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके पास नॉन बेलेबल वारंट का वारंट लेके आता है आपको अरेस्ट करने के लिए, तो आप उस पुलिस ऑफिसर को एंटीसिपेटरी बेल का जजमेंट दिखाएंगे जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से ग्रांट आपको किया गया है। फिर उस एप्लीकेशन की मदद से, उस जजमेंट की मदद से आप अपने आप को बचा लेंगे, पुलिस ऑफिसर आपको कोई भी लायबल नहीं है कि आपको अरेस्ट कर ले। एक और एग्जांपल, अगर बाय चांस आप अपने घर पे नहीं हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो चुकी है, आप कहीं बाहर हो और पुलिस ऑफिसर ने आपको बाहर से ही कहीं से ही अरेस्ट कर लिया और उस टाइम पे आपके पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट तो कर लेगी, लॉकअप में तो डाल देगी। आप किसी अपने दोस्त के जरिए, अपने किसी भी कलीग्स के जरिए वो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में मंगाइए और वो पुलिस ऑफिसर को दिखाइए, उसके बाद एकदम ही आपको छोड़ दिया जाएगा बेल पर, इसको भी बेल पर आपको छोड़ दिया जाएगा एक डॉक्यूमेंट पे साइन करा के। अब दूसरी रेमेडी, दूसरा डिफेंस आपके पास क्या अवेलेबल है कि आपके अगेंस्ट अगर नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है या होने वाला है या फिर हो चुका है या हो सकता है, तो अब आप क्या डिफेंस ले सकते हैं। दूसरी बात हमारी आती है सेक्शन 482 सीआरपीसी की। ये तो बहुत पॉपुलर सेक्शन है, हर किसी को पता होता है। इसका मतलब होता है कि इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर लगती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन सेक्शन 482 सीआरपीसी की सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर दर्ज किसी ने करा दी है और वो केस जो है, जो बंदा है वो आपसे मतलब कुछ भी रीजन की वजह से आपके अगेंस्ट आपको फंसाना चाह रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वारंट जारी होने से पहले आप सेक्शन 482 सीआरपीसी की मदद लेकर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाइए और बोलिए जज साहब एक पर्सन मेरे अगेंस्ट झूठा केस बना रहा है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसने, तो मैं जज साहब इनोसेंट हूं और आप मुझे जो है अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके, सेक्शन 482 की इनहेरेंट पावर यूज करके जो मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है वो आप एफआईआर को रद्द कर दीजिए, क्वैश कर दीजिए, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर कर दीजिए। मेरे खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हुई है जज साहब आप वो मेरी एफआईआर को क्वैश कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। जैसे जज साहब ने अगर आपकी बात को कन्विंसिंग लगी, जज सेटिस्फाई हो गए अगर आपकी बात को सुनकर कि वाकई आपके अगेंस्ट झूठा केस बनाया गया है और एक बंदा जो है आपके झूठे केस में फंसाना चाह रहा है और आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी है, तो इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट है वो आपको सेक्शन 482 की मदद लेगा
और हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके आपके अगेंस्ट जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल मतलब कि रद्द कर देगा, क्वैश कर देगा। ये होता है सेक्शन 482 सीआरपीसी, मतलब नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ नहीं है उससे पहले। अब तीसरी बात आती है सेक्शन 70 का क्लॉज नंबर 2 सीआरपीसी की मदद, सीआरपीसी के अंदर। अब इसके अंदर भी एक बात आती है कि अगर आपका कोई भी केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और आपके कोर्ट के अंदर कोई भी केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कॉमन मैन होते हैं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट का मतलब बताता हूं, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज है ट्रायल कोर्ट, ये हर कोई नहीं समझता। मेरे जैसे जो लॉ स्टूडेंट होंगे, एडवोकेट्स होंगे, लॉयर्स होंगे, वो 2 मिनट में समझ जाएंगे। लेकिन ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी किसी के बंदे का केस कोई भी कोर्ट के अंदर चल रहा होता है, प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। तो ऐसे किसी का केस अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी कर दिया इस बंदे के खिलाफ, तो उसके अंदर उसके पास एक डिफेंस होता है। सेक्शन 70 क्लॉज 2 की वो एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के अंदर और अपनी बात को प्रूव करेगा कि मैं जो है इनोसेंट हूं, मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जो कोर्ट ने जारी करा गया है वो गलत है, मैं इनोसेंट हूं, मेरे खिलाफ जो है झूठा केस बनाया या झूठे मेरे को फंसाया गया, या फिर जज जो कोर्ट है उसने थोड़े से कुछ गलती कर दी होगी मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर या मेरी प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो आप जो है सेक्शन 70 क्लॉज 2 सीआरपीसी की मदद करके वो जो आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। ये भी आपके पास डिफेंस अवेलेबल है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अब हमारे पास आगे बात करते हैं सेक्शन 397 एंड 401 सीआरपीसी के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, रिवीजन पिटीशन। आप जो है हाई कोर्ट के अंदर या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर रिवीजन पिटीशन लगा सकते हैं। किसके अंदर, सेक्शन 397 में और 401 के अंदर सीआरपीसी में आप रिवीजन पिटीशन लगा सकते हैं अगर आपके अगेंस्ट जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नीचे कोर्ट के अंदर यानी कि इंफीरियर कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन से थोड़ा छोटा कोर्ट है, उसने आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया है। पहली बात, अब इस केस के अंदर आप जो है एप्लीकेशन लगाएंगे 397 की और 401 की सीआरपीसी की मदद लेंगे। किसके अंदर, हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। पहली बात, आपने एप्लीकेशन लगा दी और इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी इंफीरियर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है रिव्यू करेगा कि जो इंफीरियर कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है वो सही तो है या गलत है, कुछ इसके अंदर करेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक बात आती है, अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है नॉन अवेलेबल वारंट के अंदर और आपने जो है सेक्शन 397 और 401 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ सेशन में, और जब केस पहुंचा हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर और हाई कोर्ट ने केस पढ़ा और हाई कोर्ट को लगा कि आपका केस के अंदर कुछ गलती हुई है और आपको नॉन अवेलेबल वारंट के अंदर अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसी दौरान आपको रिलीज कर दिया जाएगा। आपको जो है मतलब रिलीज कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है लेकिन आपको अभी अरेस्ट नहीं करा गया, अभी टाइम है अरेस्ट करने में, तब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तब और भी बढ़िया हो जाएगी कि आपको अरेस्ट करने से पहले ही आपको रेमेडी या डिफेंस हाई कोर्ट दे सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आपकी प्रोसीडिंग्स के अंदर कुछ गलती हुई है, आपको अरेस्ट ऐसे नहीं करा जाना चाहिए तो और फैक्ट्स लाने चाहिए थे, तब जाके आपके पास अरेस्ट करने का कोई भी मतलब चार्ज बनता। इसीलिए तो ये भी मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बता दिया, सेक्शन 397 और 401 सीआरपीसी के अंदर रिवीजन पिटीशन लगा के हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। अब एक आखिरी रेमेडी हमारे पे बचती है, सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल आपने बहुत जगह देख रहे होंगे। हमारे आजकल जो भी न्यूज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इसके अंदर भी हमने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन जो लगाई जाती है, हमने न्यूज़ में भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी इस दौरान। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से आपके खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई भी एक एरिया के अंदर, किसी एक स्टेट के अंदर या फिर किसी एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर आपके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई हैं और बहुत सारी जगह हियरिंग होगी, फिर तो एक ही अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, बहुत सारे लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी है, तो इसीलिए तो हियरिंग भी बहुत सारी होंगी। और दूसरी स्टेट के अंदर भी एफआईआर दर्ज होंगी तो वहां भी आपके खिलाफ हियरिंग बहुत सारी होंगी, एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस केस के इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि जज साहब मेरे खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है आप उसे कैंसिल कर दो। अब क्यों कैंसिल करी जाएगा, आप जो है डिमांड के अंदर ये मांगेंगे कि मेरे खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है कोई भी एक सेक्शन के अंदर,
आप जो है वो सारी की सारी एफआईआर दर्ज कर वो सॉरी एफआईआर कैंसिल कर दीजिए और किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर मेरी हियरिंग जो है उन एफआईआर्स के लिए आप जो है रख दीजिए, अरेंजमेंट करा दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से आपके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर दर्ज होती है किसी एक स्टेट में, किसी बहुत सारी स्टेट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी बात को अच्छे से समझता है और आपकी फिर सुप्रीम कोर्ट जो है एक पर्टिकुलर जगह पर आपकी जो है एफआईआर की जो हियरिंग है वो फाइल वहां पे कर दी जाएगी। अब इसके अंदर आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर बहुत सारे केसेस के अंदर अलग अलग सेक्शंस के लिए जो है आपकी जो है एफआईआर दीजिए, तब भी ये रेमेडी अवेलेबल है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाइए और किसी एक जगह पर अपनी हियरिंग की डिमांड आप मांग कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं अरेस्ट वारंट के लिए कि आप अरेस्ट वारंट से कैसे बच सकते हैं। मैंने बताया था दो वारंट होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल जो है आपको सिर्फ अमाउंट पे करना होता है सिक्योरिटी का, और जब कोर्ट बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा कि इंक्वायरी के लिए, कोर्ट आपसे इंक्वायरी करेगा, आपको इसके लिए जाना होगा, वो बेलेबल वारंट होता है। नॉन बेलेबल वारंट आपको इसमें डरने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी अच्छा एडवोकेट होगा तब आप नॉन बेलेबल वारंट के अंदर इन सारे सेक्शन की मदद लेके अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप एडवोकेट चुनेंगे या जो भी कोई आप एडवोकेट की हेल्प लेंगे जो आपको रेमेडी, आपको डिफेंस में बचा पाए, वो बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे और सारे के सारे फैक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को समझ पाए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में एक भी डाउट आया होगा और वो क्लियर हुआ होगा, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी अगर आप चाहते हैं वीडियोस जो भी करंट टॉपिक पे होने चाहिए और आपको समझने चाहिए एज अ कॉमन मैन, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, आपको अच्छा लगता है ये मेरे टॉपिक्स को समझना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिकमेंडेशन बताइएगा कि मैं अगला कौन सा टॉपिक जो कंसीडर करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।